नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ टोपी में पढ़ाने जा रही हूँ। टोपी का पार्ट 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ और यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 8 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। बस की यात्रा, लाख की चूड़ियाँ, दीवानों की हस्ती, ध्वनि और बहुत सारा जो भी पार्ट है आपका बहुत ही अच्छी तरह से मैं पढ़ाई हूँ। उसको देखने के लिए भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आप यह जानेंगे कि गोरैया किस तरह से धुनिया के पास गई है रुई लेकर अपने टोपी तैयार करने के लिए और धुनिया गोरैया को क्या कहता है। तो अभी आप पार्ट 2 में सुनिएगा। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों तार-तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दुनिया के पास जब गोरैया पहुँचती है तो देखती है कि वह बहुत ही गरीबी में जी रहा था। उसके पास एक फटी पुरानी कपड़ा था जो पहना हुआ था और वह काँपते हुए बोला, "तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा के लिए रज़ाई बनानी है।" और धुनिया बोलता है कि तुम जाओ अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ राजा का ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, मतलब यहाँ पर राजा मुफ्त में काम करता है, ऊपर से तू आ गई है फोकट की रुई धुनवाने। और यहाँ पर दुनिया कह रहा है तू भी, राजा तो फोकट में काम कराता है और तू भी फोकट में ही काम कराने आई हो। यहाँ पर सब मुफ्त में ही काम करवाना चाहता है। तो इस पर गोरैया बोलती है, उज्र ना करो भैया, मतलब एतराज ना करो। बोली मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब मजदूरी दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी, यानी गोरैया उसको आधा देना चाहती थी और ऐसा मजदूरी कभी भी इतना अच्छा ढंग का मजदूरी दुनिया को कभी नहीं मिला था जो 16 आना में 8 आना मजदूरी। तो इसके लिए सपना थी, मतलब 8 आना मजदूरी कोई दे रहा है, आधा आधा मजदूरी दे रहा है, यह तो उसके लिए सपना था। वह झट से तैयार हो गया। चौं घर चौं उसकी तांती बज उठी। जो धुनिया जो रुई धुनता है, रुई को सॉफ्ट करता है, तो इसका एक मशीन होता है जिसमें से घर चौं की आवाज होती है। तो बहुत ही खुशी से वह क्या किया, गोरैया के लिए रुई धुनने लगा और उसने मन से रुई धुनी, मतलब बहुत खुश होकर रुई को धुना। लोई से इसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गोरैया ने ले ली। अब आगे बताते हैं लेखक कि इससे उत्साहित गबरा गवरैया एक कुड़ी के यहाँ गया। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रुई तो तैयार हो गया है और रुई से सूत काटना है, सूत बनाना है। तो सूत काटने के लिए एक कोड़ी होता है, कोड़ी सूत काटता है, उसके पास चरखा होता है। तो गौरैया वहां पहुंचती है, बोलती है कि कोरी भैया इस रुई को धुन दो, सूत काट दो। तो कोड़ी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुकी धुस्सा डाल रखा था। मतलब दिखा रहा है कि कितना गरीबी में ये लोग जी रहे थे। इन लोगों के ऊपर वस्त्र भी ढंग से नहीं था और धज्जी धज्जी जो फटे चिथरे कपड़े थे वह पहन लिया था। अब बड़ी अनिच्छा से बोला, मतलब अनमने ढंग से बोला, कोई मन से नहीं बोला। तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा के लिए अचकन बनाना है। मतलब एक कोट होता है, लंबा कोट। तो बोल रहा है लंबा कुर्ता। तो बोल रहा है कि हमको राजा के लिए अभी कुर्ता बनाना है, सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की, मतलब काम करने की अभी इस तरह का गाना गाने का मुझे फुर्सत नहीं है। अब तो इस पर बोलती है गोरैया, बोलती है भैया इस मुल्क में, मतलब इस देश में सब क्या राजा जी के लिए ही काम होता है? गौरैया अचरज से बोली, मतलब आश्चर्यचकित होकर गोरैया बोली कि जहां जहां जाते हैं वहां भी देखते हैं कि सब राजा जी के लिए ही काम करते हैं, ऐसा क्या बात है? तो कोरी बोलता है, तू किस मुल्क से आई है, तुम किस देश से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्धा बैठ खाए तुरंग। उस पर कोरी बोलता है कि यहाँ मेहनत कोई करता है और मजदूरी कोई ले जाता है। यहाँ सब सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए तो बहुत है, इसी में उसका भी काम होता है। लघुए भगुए मतलब राजा जी के जो सहयोगी हैं, सहयोग करने वाला, काम में मदद करने वाला, वह बहुत है। और यहाँ पर मेहनत हम लोग करते हैं, सारा उसका जो काम करने वाला सहयोगी है वह ले जाता है। तो इस पर गौरैया बोलती है, मुकरो मत, मतलब मना मत करो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, मतलब तुम्हारा मन अनुकूल जो मुआवजा होगा, तुम्हारा मेहनत का जो भी पैसा होगा वो हम देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूंगी, मतलब इसको जब तुम काटेगा तो आधा मैं तुमको दे दूंगी और आधा मैं ले लूंगी। अब कोरी भी तैयार हो गया,
इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। अब जो है कोढ़ी तैयार हो गया और सोचा कि इतना वाजिब मजदूरी मिल रहा है, मतलब यहाँ पर वाजिब पैसा दे रहा है, तो क्यों नहीं काम करें? अगर काम नहीं करेंगे यह तो मूर्खता होगी। और तन-तन करके उसकी तकली चरखी ताता-थैया करने लगी। मतलब उसकी जो तकली है वह चलने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए गए और काफ़ी महीन जो सूत होता है, उसको धागे को तैयार कर दिया गया। कदम-कदम पर मिलते कारागारों के सहयोग ने गौरैया को और आगे बढ़ने पर उकसा दिया और कदम-कदम पर मतलब कामगारों के सहयोग से गौरैया मतलब जहाँ भी जाती थी वहाँ उसको सहयोग मिलता था, इसीलिए उसका सारा काम आसानी से हो गया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए, जो कपड़ा बुनता है, वहाँ गए और इसरार करने लगे और उसको कहने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। मतलब यह जो सूत कटा हुआ है, उससे कपड़ा बुन दो, तैयार कर दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। मतलब बुनकर जो है आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। बोलता है कि हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बनाना है, मतलब वस्त्र बनाना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, मतलब कर वसूल करने वाले आ जाएंगे और साव करे भाव तो चवाव करे चाकर। मतलब मेहनत कोई करता है और पैसे तो यहाँ से कोई और ले जाता है। इतना कहकर बुनकर अपने कामों में मशगूल हो गया, मतलब अपने कामों में जुट गया। आगे बता रहे हैं। मादा गौरैया बोलती है, इसे बुन दो भैया। गौरैया ने साहस संजो कर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले लेना, आधा हम ले लेंगे। जैसा कि सबको गौरैया कहती थी कि आधा तुमको दे देंगे, आधा हम ले लेंगे, उसी तरह बुनकर को भी बोल रही है कि आधा हम तुमको दे देंगे, आधा और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, धड़की ढुलकने लगी, मतलब तेजी से काम करने लगा। थोड़ी देर में उसने काफी गपस और दबीज कपड़ा बुन दिया, मतलब काफी घना और मजबूत कपड़ा बना दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने ले लिया। अब गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली, मतलब 3 जगह जो जो काम करना था। पहले तो धुनिया के पास गई थी, रुई धुनवाने, फिर सूत कटवाने। अब जो है इसका धागा भी तैयार हो गया। अब क्या हुआ, गौरैया लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंचती है। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। तो दर्जी बोलता है कि खिसकती नहीं यहाँ से। दर्जी बहुत ही गुस्सा में बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है राजा जी के घर में। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं, मतलब छोटे बच्चे के ढीले ढाले वस्त्र जो है वह मुझे तैयार करना है। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। मतलब वह दर्जी भी कह रहा है कि कुछ तो लोग देते लेते नहीं है और सब हमसे काम करवाते हैं। अब जो है मादा गौरैया बोलती है, हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं कराते। गौरैया बोलती है, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल देना, एक तू ले लेना, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मजदूर तैयार नहीं होता। बस वह भी तैयार हो जाता है, कच कच उसकी कैंची चल पड़ती है, चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगती है। मतलब दर्जी कपड़े बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बड़े मनयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने जड़ दिए। फुदने वाली टोपी मतलब टोपी पहले के जमाना में देखते होंगे बच्चे लोग, अभी भी बच्चे लोगों के लिए जो टोपी बनती है उस पे फूल जैसा टोपी के ऊपर के शिखर पर फूल जैसा लट्टूदार टोपी बनता है। उसी तरह का दर्जी खुश होकर उसके लिए भी टोपी बना दिया। अब पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, अब बहुत ही खुश हो गई। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने और बहुत ही खुश होकर नाचने लगी, फुदक फुदक कर लगी गबरा को दिखाने और गबड़ा जो था उसको दिखाने लगी। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली, और खुशी से बोलने लगी कि मेरी टोपी देख लो, यह तो 5 फुदने वाली है और बहुत ही निराली है, बहुत ही अच्छी टोपी बनी है। अब नर गौरैया बोलता है, वाकई तू रानी लग रही है। गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, और बहुत ही खुश हो गई। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। अब उसके मन में एक नया इच्छा हुआ कि क्यों ना इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, उसको देखा जाए कि जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। अब वह जो है गौरैया सोचने लगी कि जो राजा के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं उसको एक बार देखना चाहिए। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, राजा के महल के ऊंचाई पर जा बैठी। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से गौरैया यहाँ बैठी हुई है और राजा को उसके नौकर लोग मालिश कर रहे हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से मतलब नौकरों से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल एक तरह का खुशबूदार तेल होता है,
उससे मालिश करा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगे बदन और नंगे सिर था, मतलब आधा बदन ही कपड़ा पहना था, क्योंकि उसे मालिश करवाना था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, सिर पर जो मालिश होता है, तो दूसरा उसके हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर बुद्धि कर रहा था। राजा को काश सब मिलकर थकान दूर कर रहा था। अब मादा गोरैया वहां पर बोलती है कि गोरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई। क्या चिल्लाई? मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गोरैया से टकरा गई। गोरैया के सिर पर फूदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई, और मालिश कराते समय क्या हुआ, राजा की नजर गोरैया से टकरा गई। गोरैया के सिर पर फूदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई, और वह आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया, और राजा जो है अपना शर्म के मारे क्या हुआ, अपना माथा को, सर को ढक लिया। अब टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली, और देख रही फदबुद्दी, छोटी चिड़िया को फदबुद्दी बोलते हैं। अब राजा बोलता है कि देखो रे फदबुद्दी, मेरी टोपी में 5 फूदने। अब गोरैया बोलती है कि मेरी टोपी में तो 5 फूल लगी हुई है। उसका स्वर आलापना शुरू कर दी, मतलब गीत गाने लगी। राजा की टोपी में एक भी फुदने नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अब जो है राजा को बेहद हठी महसूस हुई। अब उसको बहुत ही अपमान लगा कि इस मुल्क की महावली राजा के सामने एक चिड़िया की ऐसी मजाल है, मतलब मेरे जैसा शक्तिशाली राजा के सामने एक चिड़िया ऐसा हिम्मत कर रही है। वह बुरी तरह बिगड़ गया, गुस्सा में आ गया। वह फदबुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो सिपाहियों, देर ना करो। अब राजा सबको कहने लगा कि इस चिड़िया को जल्दी मार दो, क्योंकि यह चिड़िया मेरे सामने इतना साहस से बोल रही है। तो मंत्री बोलते हैं, क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। मतलब अगर इस चिड़िया को मारेंगे तो क्या होगा, हाथ गंदा हो जाएगा, उसके खून से हम लोगों का हाथ गंदा हो जाएगा। छोड़ दें, इस चिड़िया है, चिड़िया जाति से इतना मुंह लगाने का क्या जरूरत है। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, लाओ, और उसे मैं पैर से ठोकर मारूंगा। मतलब राजा यह दिखाना चाह रहा था कि राज्य का अपमान करने वाले का क्या क्या उसका सजा होता है। अब राजा अपना, क्योंकि राजा अहंकारी था, राजा को यह घमंड था कि मेरे जैसा राजा कोई है नहीं। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि दर्जी के साथ, कोड़ी के साथ, धुनिया के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, मुफ्त में सबसे काम करवाता था, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। तो यह सब उसके राज्य का ऐसा दुर्दशा हो गया था। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गोरैया की टोपी नीचे कर दी। अब एक एक सिपाही क्या किया, गुलेल मारकर गोरैया की टोपी को नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग हो गया। अब क्या हुआ, एक सिपाही क्या किया, गुलेल मारकर गोरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया, और दूसरे सिपाही ने क्या किया, वह झट से टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। अब वो जो है राजा क्या हुआ, राजा जब उस टोपी को पैर से मसलने जा रहा था तो देखा कि इतनी खूबसूरत टोपी है, और कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जर हो गया। मतलब राजा सोचने लगा कि मेरे से सुंदर टोपी कौन पहन सकता है, मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरती टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंच गया है। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। और राजा को आश्चर्य लगने लगा कि मैं राजा हूँ, आज तक मेरे को इतना अच्छा टोपी कोई नहीं दिया बनाकर, और कौन ऐसा है इस मुल्क में, इस देश में, जो इस चिड़िया के लिए इतना सुंदर टोपी बनाया है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, और इतने टोपी सुंदर बनाने वाले जो कारीगर हैं उसका खोज होने लगा, उसको लोग खोजने लगा। राजा चाहे तो पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। अब वहां पर सारे मंत्री लोग सबका खोजबीन करने लगा, तो दर्जी वहां पहले आ जाता है, बोलता है, दुहाई अन्नदाता, मतलब प्रणाम करके बोलता है कि आप अन्नदाता हैं, आप हम लोगों को अन्न देते हैं, पेट भरते हैं, दाना पानी देते हैं, तो इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई, राजा बोल रहा है। और मेघ की तरह गड़गड़ाहट होकर राजा की आवाज निकली। तो इस पर दर्जी कहता है, दुहाई अन्नदाता, मतलब क्षमा करिए अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। राजा बोल रहा है। अब दर्जी जवाब देता है, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गपस और दबीज था। मतलब इतना सुंदर टोपी हमने इसलिए बनाया क्योंकि कपड़ा जो था बहुत ही अच्छा था,
और घना था और मजबूत भी था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? अब राजा बोल रहा है, नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाग सांप की तरह राजा फूंक मारने लगा कि इतना उम्दा कपड़ा किसने बुना? इतना अच्छा कपड़ा किसने बुना? तो गिरते पड़ते बुनकर हाजिर वहां हो गया। तो बोलता है, माफी बख्शे सरकार, माफ कीजिए सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, मतलब दहाड़ते हुए कहा कि इतना सुंदर सूत किसने काटा? तो गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। तो कोरी बोलता है, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। तो इस पर बोलता है, वह रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, मतलब बहुत ही कड़क आवाज में बोला कि इतनी सुंदर रुई तुमने किसने किसने धुनी है? अब धुनिया वहां पहुंच जाता है और हाँफते पीटते, मतलब सबको लग रहा था कि राजा कहीं जान ना मार दे। अब हाँफते पीटते, छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। अब धुनिया कहता है, क्षमा करें अन्नदाता। अब राजा कहता है, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गुरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? तो इस पर धुनिया जमीन पर लेट कर कहा, मतलब वह डर के मारे इधर उधर लेटने लगा जमीन पर। कहा, आपके लिए भी किया था सरकार, आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अब राजा कहता है कि नफासत मतलब सुंदरता। कह रहा है राजा कि हमारे लिए जो भी काम आज तक तुम लोगों ने किया, इतनी सुंदर ढंग से कोई भी हमारे लिए काम नहीं किया। तो इस पर धुनिया बोलता है, अभय दान दे तो बोलूं सरकार, मतलब प्राण की रक्षा करिए सरकार, तब मैं आपको बोलूंगा। तो राजा बोलता है, चलो दिया, तुम्हारा प्राण दान दिया, अब बताओ। तो इस पर वह बोल रहा है कि महाराज, इस गोरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। मतलब जो भी काम गोरैया कराती थी उसमें से आधा हिस्सा हमको देती थी, आधा खुद रख लेती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। मतलब यह संकेत के रूप में यहाँ पर कह रहा है कि हम जिसके पास, मतलब आपके पास तो इतने हैं पर आप तो मुफ्त में मेरे से काम लेते हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ गई है सरकार। अब धुनिया बोल रहा है कि इसके काम में इतना सुंदरता इसलिए आ गया, इसका टोपी इतना सुंदर सरकार इसलिए बन गया है क्योंकि हर काम में वह मन से सबको देती थी। आधा रखती थी, आधा अपने लिए रखती थी, आधा हम लोगों को देती थी। निस्वार्थ भाव से यह काम करवाती थी। और दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। अब वह जो है दुनिया डर के मारे दंडवत कर रहा था राजा को कि मेरा भी कहीं प्राण न ले ले। अब गोरैया बोलती है, देख ले राजा, देख ले, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है। आपके जैसा हम बेगार में काम नहीं कराते हैं, हम पूरा आंख में उंगली डालकर देख लो, मतलब तुम अपने अंदर झांक के देख लो कि तुम्हारे अंदर कितना खोट है। गोरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, दरिद्र है, गरीब है, निरा कंगाल है, इसका धन घट गया है लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। अब राजा तो वाकई अकबका गया, मतलब वह अब हैरान हो गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी और दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती। अब राजा को आश्चर्य लगने लगा कि एक तो सारे कारीगर इसका हो गया, इसका सब मदद किया, मन से मदद किया, और मेरा बदसूरत टोपी ये कारीगर बना के दिया। और तीसरा, खजाने की पोल पोल खुल गई। और इस चिड़िया को कैसे पता चल गई कि मेरे खजाना खाली हो गया है? इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी मतलब चिड़िया। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लिवाजमे का बोझ, मतलब राजा अपने ऊपर इतना ज्यादा खर्च करता था कि उसको किसी के देने के लिए पैसे ही नहीं रहते थे। सारा ऐशो आराम से जिंदगी वह बिता रहा था। यानी आप मालिश ही कराते समय देख लीजिए कि 5 आदमी उसको मालिश ही कर रहा है। मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए वह खर्च कर रहा था, और बाकी जितना भी उसके देश में कारीगर थे, मजदूर थे, उससे मुफ्त में काम लेते थे। तो यहाँ पर पोल चिड़िया खोल देती है। संभले भी तो कैसे संभले, तमाम लोग निकल आए थे अब अनोखा तमाशा देखने। और वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए हैं और सब लोग यह देख रहे हैं, यह अनोखा तमाशा देखने लगे। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफ्फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अब मंत्री वहां पर बोल रहा है कि यह मुफ्फट चिड़िया है और यह तो राजा का अब और भी पर्दा बेपर्दा कर देगी, मतलब उसका इज्जत डाउन कर देगी, इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। राजा राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। मतलब अब राजा घबरा गया कि उसका पूरी पोल या चिड़िया खोल देगी तो फिर क्या होगा आगे। इसलिए राजा कह रहा है कि इसकी टोपी वापस कर दो,
सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की हवा में उछाल दी गई और शिखर पर जहाँ पे चिड़िया बैठी हुई थी, वहाँ पर टोपी को उछाल दिया गया, मतलब फेंक दिया गया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़-उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मतलब गाने लगी, राग गाने लगती है कि यह चिड़िया डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया है, तभी तो इसने मेरी टोपी वापस कर दी है। अब यह चिड़िया कह रही है कि यह राजा इतना डरपोक है कि मेरी टोपी वापस कर दी है, कौन इस मुंहफट के मुंह लगे। क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अब इतना डर गया राजा कि कहने लगा कि यह मुंहफट चिड़िया है, अब तो और भी मेरा इज्जत पानी में मिला देगी, इससे अच्छा है कि कस के टोपी पकड़ लिया। कहने का मतलब कि जो भी इज्जत उसका बचा हुआ था, उसको बचाने के लिए टोपी को कसकर पकड़ लिया। कसकर पकड़ना यहाँ इसीलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि कसकर अगर टोपी पकड़ा तो जो भी थोड़ी मोड़ी उसकी इज्जत बची हुई थी, उस वह इज्जत भी चिड़िया पोल न खोल दे, इसके लिए उस टोपी को बचा लिया। तो इस कहानी से यह बताया गया है कि अगर हम किसी से काम लेते हैं तो उसका पूरा मजदूरी देना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए हमेशा सबका ध्यान रखना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम राजा ही बने हैं तो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमारे आस-पास समाज, देश के लिए कहाँ क्या ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, कहाँ पे गरीबी है, कहाँ कौन लोग काला धन इकट्ठा कर रहा है, उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी अभी देखे ही होंगे कि काला धन कितना पकड़ाया गया है। हमारी सरकार किस तरह से निगाह डालकर जो काला धन इकट्ठा कर रहा था, देश-विदेश में धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया था और यहाँ के गरीब लोग किस तरह से भूखमरी के शिकार हो गए थे, उसे खाने तक के एक रोटी तक भी नहीं मिल रहा था। तो सरकार कितना बड़ा कदम उठाया है। तो इस पाठ से यही संदेश मिलता है और बच्चे लोगों को यह पाठ इसलिए क्लास में दिया गया है ताकि उसकी आँख खुल सके, वह भी जान सके कि गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, गरीबी में जीना, अमीरी में जीना और सब में एकता का भाव रखना इस पाठ का एक उद्देश्य है कि सब लोग एक समान रहे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब बन जाए और किसी के पास कुछ नहीं रहे। तो आप लोग को यह पाठ समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।